नमस्कार मित्रों, मैं भाविका खंडेलवाल जेएनयू से मास्टर्स फर्स्ट ईयर कर रही हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। तो आजकल एनटीए ने सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम निकाला है, जो कि यहाँ के प्रवेश के लिए चाहिए होता है, मास्टर्स में प्रवेश के लिए चाहिए होता है। और उसकी स्ट्रेटेजी से काम लेंगे तो अवश्य हम उसको पार कर लेंगे और आराम से जेएनयू आ पाएंगे। तो आज हमारे साथ है संस्कृति जी, जो कि मेरी ही क्लासमेट है और उसी स्ट्रेटेजी से एक अच्छी पद्धति से कार्य करके ये यहाँ तक पहुंची है। तो आज हम इस विषय पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे हम पढ़े और एक कैसे थोड़े टाइम में हम अच्छी प्रणाली के साथ काम करते हुए परीक्षा में प्रवेश लें और जेएनयू तक पहुंचे। तो संस्कृति जी बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की और क्या क्या तो आपको परेशानी आई, कठिनाई आई और किस प्रकार आपने उनको भेद कर इस परीक्षा को पार किया है। मैं शुरू से हिंदी माध्यम से हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा ऐसी कठिनाई नहीं थी। बट इस परीक्षा के लिए एक बेस बनाना होता है, अच्छा बेस। तो इसलिए मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ा, जो आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी का है, एक नॉर्मल समझ बनाने के लिए हिंदी साहित्य। फिर जब उसको पढ़ लिया तो आप उससे थोड़ा ऊपर अपग्रेड हो सकते हो। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। और तुमने क्या पढ़ा? मेरा मेन तो ये था कि मेरा ऑनर्स था, बीए ऑनर्स हिंदी से ही था। तो मैंने 12 अलग अलग कोर्स पढ़े थे। तो मेरी एक जो सामान्य समझ थी हिंदी के प्रति, वो पहले से ही विकसित थी और थोड़े बहुत जानकारी के लिए मैं इधर उधर के साहित्य को भी पढ़ती रहती थी। शुरुआती दौर में जब मैंने बहुत पहले शुरुआत की थी, तो 12वीं कक्षा में हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक आती है, बहुत छोटी सी, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था। वो पुस्तक कारगर थी मेरी भूमिका बनाने में, क्योंकि वो पुस्तक थोड़े संक्षिप्त बातों में पूरा समागम लेके चलती है। क्योंकि एक 12th क्लास के बच्चे को हिंदी साहित्य की समझ के लिए वो एक उचित किताब है। तो वो पढ़ने के बाद मुझे हौसला भी आ गया था कि इतिहास इतना भी मुश्किल नहीं है। और उसके बाद आप ही की तरह मैं विश्वनाथ त्रिपाठी के हिंदी साहित्य का सरल इतिहास को पढ़ने लगी, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो आप बताइए कि किस प्रकार हिंदी साहित्य के सरल इतिहास से आप कठिन इतिहास पे पहुंचे। पीवाईक्यूज। इसके लिए पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे तो कैसे आए इतिहास से क्वेश्चन, तो उसी आधार पे आप रामचंद्र शुक्ल को पढ़ोगे। और अब तो समय भी कम रह गया है, तो यही टेक्निक मुझे लगता है ज़्यादा कारगर साबित होगी कि पहले पिछले साल के क्वेश्चंस देखें आप, फिर जब उसको पढ़ें तो आप उनको छांट पाओगे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। और आगे चलते हैं तो साहित्य का इतिहास तो इन्हीं दो बुक से हो जाएगा कवर आपका। काव्य शास्त्र, हिंदी काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र ही आता है उसमें। तो तुमने कैसे किया था वो काव्य शास्त्र अपना? हाँ, काव्य शास्त्र एक सामान्य मैं समझती हूँ कि पहले पीवाईक्यूज, मैं हमेशा कहती हूँ कि सिलेबस और पीवाईक्यूज हमें देखने पड़ेंगे और उसमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें कितना आता है और कितना नहीं आता। आप जब पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको उसको थोड़ा सा विभाजन की श्रेणी बनानी होगी। जैसे काव्य शास्त्र को थोड़ा सा अलग देखिए कि ये क्वेश्चन काव्य शास्त्र के हैं, ज्यादा क्या 4 से 5 पेपर होंगे आपके पास सीयूईटी के, तो आप उनको बाहर प्रिंट निकलवा लीजिए और अच्छे से एक पद्धति से बैठ के देखिए कि अच्छा काव्य शास्त्र के ये क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी के ये है, जनसंचार के ये है, वर्तमान समय से पूछे जाने वाले सामान्य जो पूछे जाते हैं वो ये है, और आजकल तो ऐड वगैरह भी आने लग गए हैं वो ये है। इसके अलावा साहित्य में भी आप चाहे तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी ये कि आदिकाल के क्वेश्चन निकाल लीजिए, भक्ति काल के क्वेश्चन अलग निकाल लीजिए, रीतिकाल के अलग निकाल लीजिए और आधुनिक काल के अलग निकाल लीजिए। अब इतना अगर आपने विखंडन कर ही लिया है पीवाईक्यूज का, तो क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि किस में कितना लेवल है। काव्य शास्त्र के जब आप क्वेश्चन निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा भीतरी नहीं है, नहीं आता। ऊपर ऊपर से आता है। तो अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना है आपको तो आप कोई सी भी किताब ले लीजिए, उसमें सब में अब रस, अलंकार, रीति, काव्य दोष, काव्य गुण, इनके कितने कितने भाग होते हैं, ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी नॉर्मली किताब में गलत नहीं होते हैं। तो मुख्य रूप से आप कोई सी भी किताब उठा लीजिए, क्योंकि मैंने तो काव्य शास्त्र का पूरा पेपर पढ़ा हुआ था, पूरा कोर्स किया हुआ एक, तो मेरे लिए वो बहुत आसान था वो करना। तो मैं चाहती हूँ जो शुरू से शुरू कर रहे हैं वो उसको इतना बड़ा पॉइंट ना समझ के एक छोटा पॉइंट समझे और पहले तय कर ले कि ये कितना लेवल है इसका। उसके बाद कोई भी सामान्य भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कोई पुस्तक हो तो वो ले सकते हैं। और आप बताइए आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी मेरा काव्य शास्त्र के लिए। मेरे बीए में नहीं था ये चीज़ काव्य शास्त्र। और मेरी मम्मी हिंदी की लेक्चरर हैं, तो मेरे पास थी काव्य शास्त्र की एक पुस्तक थी। विवेकी शंकर उसके ऑथर हैं।
तो मैंने वो पढ़ी थी और एक समझ बनाने के लिए वो अच्छी बुक है। आगे भी आपको बहुत अच्छी तरह से काम आएगी। सीयूटी तो चलो छोटा लेवल है, लेकिन आगे आप नेट वगैरह करोगे, अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको ये भारतीय काव्य साथ पढ़ना भी पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है वो। विवेकी शंकर उसके ऑथर हैं। आगे चलते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए आपने क्या किया? प्रयोजन मूलक हिंदी, हाँ वही मैं हमेशा कहती हूँ, प्रयोजन मूलक हिंदी मेरा पूरा पेपर था। लेकिन मैंने विनोद गोदरे की बुक पढ़ी की। विनोद गोदरे ऑथेंटिक ऑथर लगते हैं मुझे, और उन्होंने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। उसी में आपका राज्य भाषा वाला टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाता है, और प्रयोजन मूलक हिंदी के जितने भी सामान्य प्रश्न हैं वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा उसमें अन्य हिंदी की भी जानकारियां आपको प्राप्त होगी। थोड़ा सा पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन वो बुक अच्छी है। लेकिन अगर अभी समय नहीं है, क्योंकि समय का सीमा देखनी पड़ेगी हमें, अभी इतना समय नहीं है कि वो बुक आप पढ़ ले, तो आप सबसे पहले इग्नू के नोट्स आते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं गूगल पे, तो उसमें से भी प्रयोजन मूलक हिंदी आराम से किया जा सकता है। मैंने भी वहीं से किया था प्रयोजन मूलक के लिए, और पिछले साल के क्वेश्चंस। और ना केवल आप सीयूटी के क्वेश्चन पेपर देखिए, आप देखिए जामिया मिलिया के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पिछले साल के, डीयू के, जेएनयू के एंट्रेंस वाले। अब तो एक ही से हो गया है सारा एंट्रेंस सीयूटी वाले से, लेकिन उससे पहले ये सब अलग अलग अपना पेपर लेते थे, तो आप उनको भी देख सकते हो। और अब रही बात, आप व्याकरण, व्याकरण कहाँ से किया आपने? व्याकरण भी बहुत सामान्य सी व्याकरण आती है, तो वो कोई भी हिंदी हिंदी व्याकरण की किताब आप ले सकते हैं, उनमें से आप हिंदी व्याकरण पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुख्य मुद्दा ये रहता है कि आप जहाँ से भी पढ़े एक ऑथेंटिक राइटर के साथ पढ़े, और अच्छी समझ के साथ पढ़े। क्योंकि केवल फैक्ट नहीं पढ़ना है कि हाँ भाई फैक्ट फैक्ट पढ़ेंगे, नहीं, आप उसको समझ के साथ पढ़िए, तो आपका प्रश्न कई बार बिना फैक्ट आते हुए आप आराम से हल कर पाते हैं। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, मतलब पूरे पेपर में, वो है प्रकाशन वर्ष, प्रकाशक, लेखक, पत्रिकाएं, और इसके अलावा जो पुरस्कार मिलते हैं वो। तो इन सब के लिए मैंने हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, उस पुस्तक का प्रयोग किया था। आपने किस पुस्तक का प्रयोग किया था? वो तो भाई मेन बुक है उसके लिए, वस्तुनिष्ठ। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हो तो उसके लिए आप उसे छोड़ नहीं सकते हो, वो किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, क्या पैटर्न आपकी स्ट्रेटेजी रही उसमें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं? देखो, मेरे को पढ़ने के वक्त ही आप किस तरह पढ़ते हो उस पे मैटर करता है। मैंने पढ़ाई की थी, देखो एक सबसे पहले तो सबका अपना अपना तरीका होता है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, तो अब सबका अलग एक तरीका है और मेरा एक अलग तरीका है। मैं अपना बता सकती हूँ और आप अपना जी। बाकी सामने वाला क्या करता है वो उस पे निर्भर होता है। तो मेरा तरीका ये था कि जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तब जैसे मैं आदिकाल पढ़ती, ठीक है, आदिकाल में जैसे मैंने सिद्ध साहित्य पढ़ा, ठीक है, नाथ साहित्य पढ़ा। आज दिन में मैंने सिद्ध साहित्य पढ़ा, नाथ साहित्य, दो टॉपिक पढ़े। तो शाम को मैं गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे उठाती और वही सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य पढ़ती। तो उससे क्या होता है, एक तो मेरे फैक्ट रिवाइज हो जाते उसी वक्त, और उसके साथ कोई एक्स्ट्रा फैक्ट होता तो वो तुरंत नोट होता कि ये रामचंद्र शुक्ल में नहीं है बट इसमें दे रखा है, तो मैं उसको नोट कर लेती। इसी तरह मैं आगे बढ़ती। तो एक महीना तो मैंने इसी तरह पढ़ाई की थी, और एक तरीके से पढ़ी थी। जैसे एक महीने में 2 दिन तो मैंने आदिकाल पढ़ा, फिर जैसे 4 दिन भक्ति काल, 8 दिन रीतिकाल, और फिर 16 दिन आधुनिक काल। इस तरीके से पढ़ी थी मैंने एक महीने के अंदर, सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, इस तरह पढ़ी थी। इसके साथ में क्या होता है कि एक समझ तो विकसित होती ही जा रही है, फैक्ट भी लर्न होते जा रहे हैं। उसके अलावा जो कहानी, उपन्यास, अन्य विधाएं होती है, उनका विकास कैसे हुआ, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि कैसे कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, कहानी कब शुरू हुई, कौन सी कहानी प्रचलन में है, पहली कहानी कौन सी है, और अभी कौन सी लिखी जा रही है। तो ये सब हिंदी साहित्यिक वस्तुनिष्ठ इतिहास से मैंने पढ़ा था, और उसी के साथ पढ़ती जा रही थी। तो इससे मेरी एक समझ और फैक्ट एक साथ लर्न होते हैं। मेरे साथ भी हिंदी काव्य धारा को आप अच्छी तरह से, थोड़ा होता है उसमें कम होता है याद करने के लिए, तो आप याद कर सकते हो। लेकिन जो गद्य साहित्य है वो भाई समुद्र के समान है, उसे तो आप रिवीजन करोगे बार 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 बार, तभी आपको वो याद होना शुरू होंगे उसके फैक्ट्स। और वहीं बच्चे ज्यादा गलती करते हैं कालक्रम के सवाल में, जमाने के लेखकों के उसमें, क्योंकि रचनाएं मिलती जुलती होती हैं, तो आप रिवीजन करोगे अच्छी तरीके से, तब भी वो सवाल सही तरह से आप
सुलझा सकते हो, आंसर दे सकते और हो। हम साहित्य पढ़ने का मतलब ये, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब अपने आप उसमें आता है कि अच्छा ये पत्रिका पहले आ गई, इस वक्त उर्दू हिंदी का विवाद चल रहा था तो इस राइटर ने ये लिखा था। जब हम इतिहास पढ़ेंगे ना तो वो इतनी समझ विकसित होती है, तो वो धीरे धीरे हमें समझ में आने लग जाता है कि किस लेखक का ज्यादा भूमिका है, किसकी कम है। समय के साथ भूमिका ही बदलती है। एक समय पे प्रेमचंद थे, आज के समय पे मंटो है। तो हम ऐसे दोनों को वो नहीं कर सकते कि हम ये पढ़े या फिर ये नहीं पढ़े, समय के अनुसार पढ़ना पड़ता है। और इसी तरीके से प्रश्न हल करते वक्त मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया था कि जैसे हम मैं पढ़ लिया, सुबह ये पढ़ लिया, उसमें बाद में जैसे यूट्यूब पे कई चैनल्स होते हैं जो PYQs क्वेश्चंस बना बना के रखते हैं, तो मैं वो सोल्व करती रहती थी। मतलब मैंने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं खरीदी, उन्हीं से करती थी। उसी में क्वेश्चन आता, गैप होता टाइम का, इतना सोचती कि क्या होना चाहिए, तो इसी तरह मैं वो भी सॉल्व कुछ करती रहती। अच्छे चैनल्स हो यूट्यूब पे जिनसे आपने हिंदी साहित्य किया हो? सबसे मुख्य रूप से मेरे अनुराज हिंदी एकेडमी करके एक सर पढ़ाते हैं, उन सर से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मुझे लगता है कि लगभग उनके नेट के भी जो वो थे वीडियोस, मैंने वो भी उस वक्त देख लिए थे। CUET के तो देखे ही थे, साथ में नेट में जो पढ़ा रहे थे वो देखे थे। उसके अलावा थोड़े बहुत जब हम सर्च करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास करके बहुत सारे वीडियोस हैं। और जो छोटे जनसंचार माध्यम है, प्रयोजन मूलक हिंदी है, काव्य शास्त्र है, व्याकरण है, ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं को तो मैंने यूट्यूब से ही कवर किया था मेनली। एक और बात बताइए, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, क्या आपका ये पहला एग्जाम था? मेरा तो पहला था, आप बताइए आपका कौन सा था? मेरा दूसरा था ये। मैं इससे पहले भी एक बार दे चुकी थी एग्जाम ये। लेकिन इसके लिए आपने स्ट्रेटेजी अपनाई कि कैसे आपको कंप्यूटर पे सॉल्व करने हैं, जबकि आप मतलब उसके आदी होंगे कि पेपर पे सॉल्व वही PYQ जो सॉल्व कर रहे थे। देखो ये तो पहला ही एक्सपीरियंस था, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था कि कैसे सॉल्व करना है, नहीं पता था। लेकिन वही है ना, जब पढ़ते हैं ना तो वो यूट्यूब से पढ़ते थे, तो क्वेश्चन आया, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, और फिर ना आपके पास पेंसिल में कुछ भी नहीं होता था उस वक्त मेरे हाथ में, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती थी। तो वहीं पे मन में सोचती कि अच्छा ये होगा। तो वहां जब एग्जाम दे रही थी तो मन में नहीं सोचना था, डायरेक्ट टिक कर देती थी, बस इतना ही अंतर होता था। बस ऐसे ही किया था, इतना कुछ विशेष मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि अब ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने मैंने जब रिजल्ट देखा था तो उसमें 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे जो मुझे आते थे लेकिन वो गलत हो गए। उसका रीजन ये था कि मैंने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा था, और वो शायद चेंज हो गया होगा उधर से। तो अगर किसी टेस्ट सीरीज का आप सहायता लेते हैं या फिर किसी और पद्धति का सहायता लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, जिससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और समय को पाबंद करना हम सीख जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, पेपर बड़ा होता है, तो समय का भी पाबंदन बहुत आवश्यक होता है कि सही समय पे हम सही क्वेश्चन पढ़े भी, फिर हल भी करें और एक बार रीचेक भी करें, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मैंने देखा कि 2 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए टिक करने की वजह से, तो वो नहीं होना चाहिए था। आप बताइए कि आपकी क्या रहा इस विषय में? मैं पहले दे चुकी थी, पर मैंने जब मैं पहले दिया था तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कंप्यूटर पे पहली बार कैसे दे पाऊंगी, तो इसलिए मैंने एक करके ऐप आता है उस पर सॉल्व किए थे, कुछ पेपर सॉल्व किए थे टाइम सेट करके कि इतने टाइम मुझे सॉल्व करना है वो। तो इस बार तो मैंने नहीं किया ये, मुझे पहले पता चल गया था कि हाँ मैं कंप्यूटर फ्रेंडली हूँ, मैं सॉल्व कर लूँगी क्वेश्चन। और मुझे वाकई में OMR शीट से ज़्यादा अच्छा ये लगता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसमें आपके पास टाइम भी खूब होता है करने के लिए। संस्कृति अभी तो देखो हमने ऊपर ऊपर की बातें कर ली कि हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह इतना पढ़ना है, लेकिन जब 10 से 12 दिन हमारे पास बचते हैं, जैसे हमारे था 21 मार्च को हमारा पेपर था, तो जो मार्च का एक समय आता है ना, तब हर स्टूडेंट, हम भी ऐसे हो गए थे एकदम, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, रूह कांपने लग गई थी कि इतना बड़ा सिलेबस है और इतना कंटेंट हो जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो उसके लिए आपने क्या किया कि उस समय पे आप थोड़ा सा अटल रहे, अविचल रह के खड़े रहे? जो मैंने बुक पढ़ी थी उनमें मैं अंडरलाइन करके पढ़ती हूँ, हाईलाइट करके पढ़ती हूँ। तो उस और मैं हमेशा पेपर पेन लेके पढ़ती हूँ, तो मैं उनको नोट करते रहती हूँ। अब मैंने उसी समय वही चीज़ पढ़ी जो मुझे ऐसा लगता था मैं ध्यान भूल जाती हूँ बार बार। तो मैंने अब पहले ही बताया था कि रिवीजन इस चीज़ में मेरा मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा सहायक वही रहा रिवीजन। तो 10 दिन के लिए मैंने यही किया था कि मुझे गद्य साहित्य याद नहीं होता था, तो मैंने गद्य साहित्य ज़्यादा पढ़ा उस रिवीजन करके। मुझे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था, वो ये था कि वही PYQs मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, PYQs। तो जब मैंने पढ़ा था ना, तो मैं पूरा इतना बड़ा सिलेबस होता है, तो हमें जब हम पढ़ रहे हैं तब दिमाग में फिक्स रखना है
कि हमें क्या पढ़ना है, हमारे एग्जाम को क्या चाहिए, कितनी मांग है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ेंगे आप, वो रीतिकाल में इतने सारे कवियों का वर्णन करते हैं, तो आप सबको पढ़ेंगे, सबकी लाइन याद करेंगे, ये संभव नहीं होता। तो जब आप PYQ सॉल्व कर रहे होंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि अच्छा विद्यापति इंपॉर्टेंट है, अच्छा भूषण इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इतिहास पढ़ रहे होंगे, तभी हमें पता लगने अरे नहीं ये काम का नहीं, ये नहीं आएगा, ये काम का है, ये आएगा। तो मैं वहां नोट कर रही थी कि अच्छा ये राइटर, बकायदा उनके जितने भी राइटर्स थे उनके मैंने नाम लिख रखे थे कि हाँ ये राइटर का नाम तो पता होना चाहिए ना कि ये उस वक्त लिख रहे थे, हाँ इतना तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये लिख रहे थे। फिर उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट किया, अच्छा ये वाले राइटर है, फिर उन्हीं की स्पेसिफिक जो लाइन थी, किसी किसी की लाइन बहुत फेमस होती है, वो किसी की लाइन में क्या होता है किसी और की लाइन, किसी और का कवि का नाम दे रखा है। जैसे भिखारी दास की एक पंक्ति आती है, उसमें नाम तुलसीदास जी का दे रखा है, तो नॉर्मली स्टूडेंट जब उसे पढ़ेगा तो ऐसे लगेगा ये तो तुलसीदास जी की है, लेकिन वो नहीं होती है। तो ऐसी जो पंक्तियां होती है जो आपको भ्रम में डाल देगी, उन पंक्तियों को मैंने नोट किया था। तो जब लास्ट के 10-12 दिन बच रहे थे, और मुझे याद है कि जब मैं एग्जाम देने जा रही थी, तो मेरे पास 7-8 पन्ने थे मात्र पढ़ाई के, इतने सिलेबस में से मात्र 7-8 पन्ने ऐसे थे, लेकिन वो 7-8 पन्ने ऊपर से नीचे तक भरे हुए थे। उसमें कहीं भी चींटी को घुसने की जगह नहीं थी, ये मैं मानती हूँ। लेकिन एक तरीका तैयार हो गया था कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट है और ये नहीं है। किसी प्रकार जब पत्र पत्रिकाएं थी, तो सारी पत्र पत्रिकाएं नहीं पढ़ सकते, सारा सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो मैंने ऐसे बना के रख लिया था। तो ये सब मैंने उसी वक्त चल रहा था जब मैं उसको पढ़ती जा रही थी। तो जब आप PYQs देख लोगे तो आपको अंदाजा होने लग जाएगा कि अच्छा ये प्रमुख है और ये प्रमुख नहीं है। पेपर देके आपकी कैसी प्रतिक्रिया रही? पेपर जैसे सारे स्टूडेंट्स की रहती है, वही ऐसे ही होता है ना कि किसी को इतना कॉन्फिडेंस तो होता नहीं है कि हमारा तो हो ही जाएगा, तो वही प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया थी मेरी भी। पेपर कर तो दिया, अब देखते हैं क्या होगा। तो इतना नहीं सोचा था कि हाँ भाई किया है, पूरा 100% देना होता है अपना, कि कैसे कैसे भी मैंने अपना 100% दिया था। फिर मेरे हाथ में नहीं था, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे था। एक आखिरी संदेश देना चाहेंगी अपने आप दीजिए। श्रोताओं को? मैंने तो पूरा संदेश दे ही दिया है कि अच्छे से तैयारी करनी है, PYQs देखने हैं, सिलेबस देखना है, खुद को देखना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एनालाइज खुद का भी होना चाहिए। और जो भी समस्या आती है, इतना बड़ा, इतना ऐसे हेक्टिक नहीं बनाना है, कोर्स छोटा रखना है थोड़ा सा, मतलब इतनी चीजें हैं होती है पढ़ने के लिए। अभी मेरे हाथ में है भारतीय काव्य शास्त्र की डॉक्टर तारकनाथ बाली की, अभी मैं आपको बोल दूं आप ये पढ़ लीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक इतना छोटा पॉइंट है, 5 से 10 नंबर का पॉइंट होगा काव्य शास्त्र, उसके लिए इतनी बड़ी बुक पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज करते रहिए, उसको रिवीजन आप जितना बेटर करते जाएंगे उतना आपका अच्छा होता जाएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ सबको। मैं चाहती हूँ जो भी तैयारी कर रहा है अच्छे से करे, 100% दे, JNU आए, और JNU नहीं, DU BHU अच्छे विश्वविद्यालयों में उनकी पढ़ाई हो, और हिंदी साहित्य को एक अच्छा प्रखर विद्यार्थी अवश्य मिले। ये मैं मेरी एक ही बात कामना है। है, एक पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ जो नॉन हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये घबराने की बात नहीं है कि हमने हिंदी कभी नहीं पढ़ा है, हमारा होगा कि नहीं होगा। सारी बात बस रिवीजन याद करने की और एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाने की होती है। तो आप जरूर अगर अच्छा याद वगैरह करोगे तो आप पेपर को सॉल्व कर लोगे। तो ये कोई क्लास में 50% से अबोव स्टूडेंट है, वो हिंदी से, वो नॉन हिंदी स्टूडेंट्स है। बहुत कम है जिनके पास ग्रेजुएशन में हिंदी था। मैंने तो कोई घबराने की बात है ही नहीं। अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, आप जरूर आएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।